शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आई एम रिफ़ा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफ़ा जहाँ यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली अभी कल ही की बात है कि हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी की बुक का चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, अब आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमने कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे और उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स। ठीक है, आज भी उसी टॉपिक रिलेटेड ही कुछ हमने डिटेल डिस्कस करनी है। बेसिकली आज उस टॉपिक की मजीद कुछ हमने डिटेल डिस्कस करनी है। आज हम देखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन होती है रूट्स में, उनमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके दौरान ये जो है सारी की सारी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है। वो सारे के सारे प्रोसेस आज हमने डिस्कस करने हैं। मुश्किल नहीं, आसान है। हाँ, स्लाइड्स आप देख लें कि कौन सी स्लाइड्स हैं, किस तरह की मैंने आपके साथ जो है वो डिटेल शेयर करनी है। ये है, ठीक है, पहली स्लाइड जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखना है, फिर हम डिफरेंट प्रोसेसेस देखेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे देखेंगे, सिम्प्लास्ट पाथवे देखेंगे, फिर उसके बाद हम वैक्यूलर पाथवे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने स्लाइडें दिखानी क्योंकि वो आज के लेक्चर की है ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं उसको देखने। क्यों देखें हम, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, खैर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स। सबसे पहले आपको पता लग गया रूट्स ने एब्जॉर्प्शन करनी होती है। अब कुछ प्रोसेसेस होते हैं, मेन आपको भी बता देती हूँ। चलें जी, सस्पेंस ही खत्म कर देते हैं। 3 बेटा मेन हम प्रोसेसेस देखेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन, ठीक है, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और लास्ट पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, डिफ्यूजन की बात करें ना, इसमें हम कुछ पाथवेज डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ पाथवेज रूट्स में देखे जाते हैं, जिसके बाद आप कह सकते हैं डिफ्यूजन जो है वो पूरी होती है। उसके बाद फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होती है रूट्स में। इवन रूट्स में आपको पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट डिफ्यूजन है उसमें फिर आपको पता है एपोप्लास्ट पाथवे आ जाता है, सिम्प्लास्ट पाथवे आ जाता है, लास्ट में वैक्यूलर पाथवे आ जाता है। वो डिफ्यूजन को आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं पहली स्टेटमेंट से। वो ये कि जो मिनरल्स है ना, सबसे पहले जो मिनरल्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स है जो कि रूट से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो वो एंटर करते हैं सॉइल से रूट हेयर्स में। अब रूट हेयर्स के फ़ौरन बाद आपको पता है कि एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो रूट हेयर्स होते हैं ना, वो रूट्स की ही आगे एक्सटेंशन होती है। ठीक है, सो रूट हेयर से फिर आगे जाती है एपिडर्मल सेल्स से। ठीक है, अब एपिडर्मल सेल्स में आ तो गए न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। अब क्या उनकी अमाउंट क्या होती है? क्या वो थोड़ी अमाउंट में आते हैं? ऐसा नहीं, बल्क फ्लो में आते हैं भाई, ठीक ठाक धड़ाधड़। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट होती है ना, ये डिफ्यूजन के रिजल्टेंट में होती है। ये हाई से लो मूवमेंट, सो हमेशा चीज़ हाई से लो पे ज़्यादा स्पीड से मूव करती है, बल्क में जाती है, ज़्यादा अमाउंट में जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखना है कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 डिफ्यूजन देखेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखेंगे, उसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे। ये सारे के सारे आज हमने प्रोसेस डिस्कस करने, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कहते हैं जो मिनरल्स एंटर करते हैं ना रूट हेयर्स में या रूट सेल्स में, वो 2 प्रोसेसेस के बाद एंटर करते हैं। पैसिव अपटेक भी होता है, एक्टिव अपटेक भी होता है। पैसिव अपटेक कैसे होता है वो भी हम देख लेंगे। जो एक्टिव अपटेक होता है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी एटीपी लगती है, उसमें क्या चीज़ होते हैं वो भी इवन हम देखेंगे। अच्छा, पैसिव अपटेक में ना बेसिकली डिफ्यूजन आ जाती है। सो पैसिव अपटेक में डिफ्यूजन आ जाती है जिसमें हाई टू लो मूवमेंट हो रही होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, इसमें ना कुछ डिफरेंट पाथ देखे जाते हैं जिसके बाद जो मिनरल्स हैं ना, ये 1 2 3 जगह से मूव करके रूट सेल से होता 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 लास्ट पार्ट में जाता है, जो कि है जाइलम टिश्यूज़। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम क्या समझ नहीं आ रही, रूट हेयर्स कहाँ होते हैं, एपिडर्मल सेल्स कहाँ होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ कहाँ होते हैं, और ये क्या बला है, ये क्या बला है? पेरीसाइकिल तो मैम ने नाम ही नहीं लिया, ये क्या है, एंडोडर्मिस तो मैम ने नाम ही नहीं लिया। तो भाई परेशान ना हो, सबसे पहले आप सीक्वेंस समझे। ये रूट दिखाई हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट का। जब तक आप इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे नहीं, उनके सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, लेबल स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, आपको ये सारे का सारा टॉपिक ऐसे लगेगा कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा है कि ये रूट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो रूट के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर देखा जाता है दैट इज रूट हेयर। इसका मतलब ये जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये रूट हेयर है। और ये जो रेड बाउंड्री आपको नजर आ रही है एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के फौरन बाद ये जो 3-4 लेयर आपको नजर आ रही है, कॉर्टेक्स होती है। ठीक है, कॉर्टेक्स के फौरन बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है दैट इज एंडोडर्मिस। क्या होता है? ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर की बाउंड्री नजर आ रही है एंडोडर्मिस है। अच्छा, एंडोडर्मिस के फौरन बाद ना पेरीसाइकिल होती है। ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है पेरीसाइकिल है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा हल्का सा स्किन जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये पेरीसाइकिल है। और पेरीसाइकिल के फौरन बाद आपको ये जो सेंटर में नजर आ रहा होगा ना, ये बल्क, ये जो है ना, ये जाइलम टिश्यूज है।
समझ आ गया। अब रूट्स में क्या स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट का। मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ, आपने ना बुक पे लेबल भी कर रहे हैं। नंबर 1 रूट हेयर, सेकंड नंबर पे आती है जी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो है कॉर्टेक्स सेल्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद आती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आती है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद आती है जाइलम टिश्यूज या फिर फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम तो आपको पता है साथ साथ ही पड़े होते हैं। समझ आ गई सीक्वेंस, इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने डिफ्यूजन में हमने कहा कि कुछ पाथ्स देखने को मिलती हैं, पाथवे होते हैं, ठीक है। अब वो हम पाथवे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एपोप्लास्ट, मैं आपको ना एक लाइन बताऊंगी उर्दू में, वो आपको सारी की सारी टॉपिक समझा देगी ये बला है क्या। ऐसा है कि अगर हम एपोप्लास्ट पाथवे की बात करें, सबसे पहले तो ये मूवमेंट है मटेरियल की। पाथवे का मतलब है रास्ता है जिसके थ्रू ये मिनरल्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि एपोप्लास्ट पाथवे में ना सेल वॉल से सेल वॉल मूवमेंट देखने को मिलती है, सेल वॉल से सेल वॉल। और जो सिनप्लास्ट पाथवे है उसमें बेसिकली साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म मूवमेंट होती है। और जो वैक्यूलर होता है पाथवे उसमें ना अंदर जो वैक्यूल होता है वहाँ से मूवमेंट होती है मटेरियल्स की। नहीं समझ आई, मैं सारी की सारी आपको इस डायग्राम में समझा दूंगी कि तो आपको अगले की सारी समझ में आ जाएगी। अच्छा ऐसा है कि स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये मैंने सेल्स दिखाए हैं जो कि नेबरिंग सेल्स माने जाते हैं, मतलब एक सेल और उसके साथ एक सेल है, मतलब कि सेल जो है वो एडजेसेंट सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक सेल के बाद दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सेल है जो कि आपस में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो पाथवे हमें देखने को मिलता है ना वो होता है एपोप्लास्ट पाथवे, जिसमें सिर्फ सेल वॉल इन्वॉल्व हो रही है। आपको देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की सेल वॉल है और ये आपको अंदर जो पिंक कलर का उन्होंने मूवमेंट दिखाया एरो से वो मिनरल है, ये एपोप्लास्ट में हो रही है। उसके बाद ये आपको येलो नजर आ रहा है ना, येलो पोर्शन, ये जो येलो पोर्शन है ये उन्होंने साइटोप्लाज्म बताई है। जो साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होती है ना मटीरियल्स की या मिनरल्स की, वो होती है सिम्प्लास्ट पाथवे में। उसके बाद जो लास्ट पे आपको ये व्हाइट कलर का पोर्शन नजर आ रहा है ये इन्होंने वैक्यूल बताई है, मतलब कि जो थर्ड पाथवे स्टार्ट होता है उसके बाद वो वैक्यूलर पाथवे होता है। समझ आ गई। ऐसे जो एपोप्लास्ट पाथवे हम देखेंगे जो एंडोडर्मिस है यहाँ आके रुक जाता है, इसके बाद हम नया पाथवे स्टार्ट करते हैं, मतलब कि एपोप्लास्ट पाथवे कहीं जाके ब्रेक लगती है और वो ब्रेक लगती है एंडोडर्मिस में। क्यों? क्योंकि यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं और वो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है ना वो रुकावट की वजह बनती है, रुकावट है खैर वो रुकावट की वजह बनती है और वहाँ से फिर ये रास्ता बदल देते हैं मिनरल्स, फिर वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट कर रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म में जहाँ फिर रुकावट देखेंगी उसके बाद ये फिर वैक्यूल की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने रूट के डिफरेंट स्ट्रक्चर से होते हुए जाइलम तक लाजमी जाना है ताकि जाइलम और फ्लोएम जो है वो उन मटेरियल्स को या मिनरल्स को ऊपर की तरफ भेजें, ठीक है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक। अच्छा जी, सारी बातें क्यों हो गई। अब हम ना पॉइंट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें पहले बताऊंगी पक्की हो जाएंगी। भाई बिल्कुल सीमेंट का काम करने लगी हूँ मैं अब आपके साथ। अच्छा अब कॉन्सेप्ट्स पे सीमेंट ऐसे फिरेगा क्योंकि आपको पता है। अच्छा ऐसा है कि डिफ्यूजन होती है एपोप्लास्ट पाथ में, क्योंकि हमने कहा कि ये पाथवे में हमने डिफ्यूजन देखनी है, मतलब हाई से लो मूवमेंट। क्योंकि जाइलम की बात करें तो जाइलम में कम हो गया ना, कैसे कम हुआ, लो कैसे है जाइलम में कंसंट्रेशन, वो इस तरह, क्योंकि आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम का काम है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है जितना भी सोइल से एब्जॉर्ब हुआ मटेरियल रूट हेयर्स की या रूट्स की मदद से, उन्होंने ऊपर भेजना है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। अब ऐसा है कि जब ये सारे के सारे जाइलम में एक एक करके ऊपर जा रहा है पानी या फिर फूड जो है वो ऊपर जा रही है, तो यहाँ कमी आ गई। कमी वाक़ होगी, यही वजह है कि जो हायर कंसंट्रेशन है जो कि सोइल बनती है वहाँ से फिर जल्दी से जल्दी रश कर जाती है, भागती हैं, दौड़ती हैं मिनरल्स और मटेरियल जाइलम में, ठीक है। तो यहाँ डिफ्यूजन देखने को मिलती है। अच्छा ऐसा है कि डिफ्यूजन जो है वो आयंस और वाटर मिल के, मतलब आयंस जो है ना, जो आयंस की डिफ्यूजन होती है वो वाटर के साथ होती है और ये मैस फ्लो में मूवमेंट होती है। और ये जो मूवमेंट होती है इसको एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एडजेसेंट सेल्स वॉल होती है, मतलब सेल जो है वो दो आपस में जुड़े होते हैं, उनकी सेल वॉल भी जुड़ी होती है। और वो जो सेल वॉल है ये कॉन्टीन्यूस एक पाथवे बनाती है, ठीक है, प्लांट में और प्लांट रूट्स में। लेकिन ना ये थ्रू आउट द कह सकते हैं प्लांट रूट्स कंटिन्यू नहीं रहता। ये क्यों कंटिन्यू नहीं रहता ये एपोप्लास्ट पाथवे, क्योंकि हम देखेंगे कि एंडोडर्मिस में ना वो रुक जाती है, डिसकंटिन्यूस हो जाती है। क्यों ये फ्लो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लगी होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ना ये ब्लॉकेज की वजह बनती है। यहाँ लेट्स सपोज कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना अब ये मूवमेंट को रोक रही है। ये जो मिनरल मूवमेंट ने सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट करनी थी ये अब रुक गई, ठीक है। जिसके बाद ये फिर अंदर से आपको पता है कि फिर वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट करती हैं, जिसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिम्प्लास्ट पाथवे स्टार्ट होता है। अच्छा जिसमें आयंस की मूवमेंट जो है वो एपोप्लास्ट में रीच करके ना, कहाँ रीच करके, एंडोडर्मिस में जाके रुक जाती है, ठीक है। अब रुकने के बाद जो आयन है ना जैसे ही क्रॉस करते हैं ना एंडोडर्मिस, उसके बाद साइटोप्लाज्म की तरफ उनकी मूवमेंट हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि एपोप्लास्ट पाथवे के फौरन बाद सिम्प्लास्ट पाथवे स्टार्ट हो जाना है। अब भाई एंडोडर्मिस वाले पॉइंट पे जाके कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तो आप कह सकते हैं ब्लॉकेज की वजह बन गई, वहाँ से तो रुक गई मटेरियल, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वो साइटोप्लाज्म की तरफ में मिनरल्स मूव करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर अगला जो है वो
आप कह सकते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे स्टार्ट होती है। उसके फ़ौरन बाद अगर साइटोप्लाज्म में रुक जाती है तो फिर उसके बाद वैक्यूलर पाथवे स्टार्ट होता है, मतलब कि वैक्यूल्स की तरफ वो मिनरल्स मूव करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने रूट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर से होते हुए जाइलम तक लाजमी जाना ताकि उसको प्लांट्स तक भेजेगी। उसके बाद कहते हैं कि इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे पाथवे में डिफरेंट प्रोसेसेस लगे होते हैं, डिफ्यूजन भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी, ठीक है, ताकि जो आयंस है ना वो जाइलम सेल्स तक या टिश्यूज तक लाजमी पहुंच सके। ठीक है, पहला समझ आ गया पाथवे कि जिसमें सिर्फ सेल्स जुड़े होते हैं आपस में, उनमें सिर्फ जो है वो मिनरल्स की मूवमेंट सेल वॉल से हो रही होती है। अब हमने ना कहा कि जी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लगी, ब्लॉकेज आ गया एंडोडर्मिस में, उसके बाद अब साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होनी है और नेक्स्ट पाथवे देखने को मिलता है जो कि सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इनमें जो है वो प्रोटोप्लास्ट जो डिफरेंट सेल्स हैं वो आपस में मिलते हैं, इंटरकनेक्शन होता है रूट सेल्स तक, ठीक है, रूट सेल्स में। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है ये अगेन दो जो नेबरिंग सेल्स होते हैं ना वो उनके साइटोप्लाज्म भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़ता है, जो उनके दरमियान के कनेक्शन होता है, उनको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये एक ऐसा जंक्शन है या ये ऐसा कनेक्शन है जो कि दो आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म या दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को या दो सेल्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपको पता है कि यहाँ नहीं, फिर वहाँ से सेल वॉल से पोर्स बनते हैं, फिर वहाँ से जो है वो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की तरफ। अब होता क्या है, मिनरल मूवमेंट तो हम देख रहे हैं, मिनरल मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई टू लो, क्योंकि हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं। सिम्प्लास्ट पाथ में भी डिफ्यूजन ही होती है जो कि प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म मिनरल मूवमेंट होती है। उसके बाद आपको पता है कि कॉर्टेक्स में जाता है, एंडोडर्मिस में जाता है, पेरिसाइकिल में जाता है, देन फिर जाइलम सेल से जाता है। ठीक है, तो ये भी एक नेक्स्ट पाथवे है। उसके बाद आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन पुल बनता है। ट्रांसपायरेशन पुल कैसे बनता है नहीं पता, आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो एवेपोरेशन के प्रोसेस कर होते हैं, पानी जो है वो प्लांट से एवेपोरेट होता है। अब जैसे पानी जो है वो प्लांट से बाहर एवेपोरेट हो रहा है तो जाहिर जगह बन गई, जाइलम जो है वो उसमें जगह बनती है, फिर फौरन जो है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही होती है। तो ट्रांसपेशन पुल जो है वो आपको पता है डिफरेंट पार्ट्स में पानी को भेजने के बाद ट्रांसपेशन पुल बनता है। उस पुल को या उस एक जो खिंचाव वाली मूवमेंट होती है वो फिर आप कह सकते हैं इन्हांस कर रही होती है या फिर वो जो है वो कंट्रोल कर रही होती है इस मूवमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नीचे मेंशन किया, वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है वो कि एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे में डिफरेंस, और इसका आंसर मैंने आपको साथ ना सिर्फ स्लाइड की फॉर्म में शेयर कर दिया बल्कि मैंने आपको बता दिया, मैंने बार बार नहीं बताना, पहले बहुत लंबी लेक्चर वीडियो हो रही है। खैर नेक्स्ट जो है वो हमने वैक्यूलर पाथवे डिस्कस करना है। वैक्यूलर पाथवे में मूवमेंट जो है वो वैक्यूल टू वैक्यूल होती है। इनमें क्या होती है, डिफ्यूजन तो होती है, आयंस की होनी डिफ्यूजन ही है इनमें, लेकिन इनमें वैक्यूलर पाथवे देखने को मिलता है, मतलब वैक्यूल टू वैक्यूल, नेबरिंग सेल्स दो तीन सेल्स आपस में जुड़े हैं भाई, अब उनमें वैक्यूल टू वैक्यूल मूवमेंट समझ आ रही। पहले एरो देख रहे हैं सेल वॉल, दूसरा एरो येलो में और तीसरा एरो जो जा रहा है वो व्हाइट पोर्शन जो कि वैक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कहते हैं कि सारी मूवमेंट होती तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इनमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म, टोनोप्लास्ट बेसिकली ये वो मेम्ब्रेन है जिसके फौरन बाद वैक्यूल, तो टोनोप्लास्ट जो आउटर बाउंडिंग होती है वैक्यूल की उसको कहते हैं। उसके बाद ही जाते जाते जाइलम सेल्स तक जाती है। उसके बाद आपको पता है अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो आपको पता है इन्हांस कर रहा होता है या कंट्रोल कर रहा होता है इसकी मूवमेंट को। नेक्स्ट हमने अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी देखनी है, क्योंकि डिफ्यूजन तो हो रही है, अभी हमने पीछे देखा। इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पूल जो है वो डिफ्यूजन तो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पूल जो है वो कंसंट्रेशन को लो कर रहा होता है जाइलम सेल में, और सॉइल में आपको पता है कंसंट्रेशन हाई है मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, अब हाई टू लो फिर मूवमेंट कर रहा था। तो डिफ्यूजन जो है उसको आप इससे बिल्डअप करने के लिए ट्रांसपायरेशन पूल होता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होती है, क्योंकि हमने कहा कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं रूट्स के, जो सेल मेम्ब्रेन है रूट्स की, उनके पास कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, चैनल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, कैरियर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, या सिंपल कैरियर्स भी कह सकते हैं, जो कि फैसिलिटेट कर रही होती है डिफ्यूजन में। इसी वजह से हम इस किस्म की डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, जिनमें न्यूट्रिएंट्स को अंदर बाहर करने में हेल्प कर रही होती है वो कैरियर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने कहा कि वो कैरियर जो है वो प्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद हमें डिफ्यूजन देखने को मिलती है न्यूट्रिएंट्स की। बेसिकली होती इसमें डिफ्यूजन है लेकिन कोई हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। अब आप पढ़ तो खुद भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसानी कर रही हूँ, क्योंकि ये आप खुद पढ़ते तो आपको समझ नहीं आती, मैं आपके लिए वो चीज़ें आसान कर रही, फैसिलिटेट कर रही हूँ आपको पढ़ाने में। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं जिनको मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स, कैरियर प्रोटीन जो भी हैं वो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। और कौन से सेल
मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, वो आपको पता है एपिडर्मल सेल्स में मौजूद होते हैं, रूट सेल्स में मौजूद होते हैं, जो कि हेल्प कर रहे होते हैं डिफ्यूजन में। इसी वजह से ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि एपिडर्मल में मौजूद है या एपिडर्मल सेल्स में मौजूद है, रूट सेल्स में मौजूद है, वो फिर आपको पता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपकी खिदमत में एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेश किया है, उसको आप वसूल कर लें क्योंकि वो आपने याद भी करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पूछा जाता है। नोट्स मैंने आपको बता दिया, कोई मुश्किल ही नहीं है, बस उठाएं और छाप दिए। लास्ट स्लाइड है, उसके बाद आपकी मेरे से भी जान छूट जाएगी और इस टॉपिक से भी जान छूट जाएगी। वो लास्ट स्लाइड है एक्टिव अपटेक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली एनर्जी लग रही होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमने कहा एब्जॉर्प्शन होती है रूट्स में, बेसिकली हमारा टॉपिक तो एब्जॉर्प्शन ही है ना, कि रूट्स जो है वो एब्जॉर्प्शन कर रही होती है। अब इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। वो कैसे कि कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द आयंस है ना वो रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वो ये है कि कहते हैं कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, आपको पता है कि जितनी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो वो मूवमेंट होती है पानी की फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जो लो कंसंट्रेशन है ना वो कहाँ होती है, कहते हैं कि वो जो लो कंसंट्रेशन है वो सॉइल सोल्यूशन में होगी और हाई कंसंट्रेशन रूट्स में होगी। जाहिर है रूट्स में हाई कंसंट्रेशन होगी तभी तो वो हाई टू लो खींचेगा, मतलब कि ज़मीन से पानी को खींचेगा, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। हाँ, इसमें एनर्जी ज़रूर लगेगी एटीपी। अगेन इसी को थोड़ा उन्होंने खींच के आपके साथ पेश किया है। वो खींच ये रहे हैं कि इस प्रोसेस में बेसिकली जो आयन मूवमेंट होती है ना वो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही होता है। सॉइल में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और रूट्स में ज़्यादा होगी, तभी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें एनर्जी लगती है, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में लगती है। और कोई ऐसी खास बातें बताने वाली नहीं है, लेकिन नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये सेलेक्टिव होती है, डिपेंडेंट होती है ऑन रेस्पिरेशन। कोई आप कह सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ ज़रूरत के तहत ये होती है, मर्जी की मालिक है भाई, अपनी मर्जी से होती है। खैर, सम आयंस मूव बाय पैसिव एज वेल एज एक्टिव। अब कुछ आयंस जो है वो पैसिवली भी मूव करते हैं, कुछ एक्टिवली। पैसिवली का मतलब सिंपल डिफ्यूजन हो रही है भाई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने कहा थी, प्रोटीन्स उनके हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी ऑब्जॉर्प्शन होती है रूट्स में, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी को इस्तेमाल करके वो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि मटेरियल की मूवमेंट होती है। बेसिकली है तो ऑब्जॉर्प्शन ही ना, जिसमें हमने डिफरेंट प्रोसेस डिस्कस किए। ये मैंने आपको कहा था, मैंने को नई बात तो नहीं आपको पढ़ाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने डिफरेंट प्रोसेस डिस्कस करने। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ना भी आई होगी तो परेशान होने वाली बात नहीं, कमेंट सेक्शन के लिए पूछें भाई, सवाल पूछें, जितना आपने पूछना है पूछें। और हाँ, अगर आपको समझ आई है तो भैया आप तारीफ़ किए बगैर कैसे जा सकते हैं, आप कमेंट्स में तारीफ़ करें, ठीक है। और हाँ, अप्रिशिएट करने के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता लगेगा, जितने सब्सक्राइबर होंगे मुझे खुशी होगी कि इतने बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं और इतने बच्चे जो है वो मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करिए, जिससे ये होगा कि आपको न्यू नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।